हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर्स यानी कि प्रीलिम्स न्यूज़ डिस्कशन हमारा है। और आज के कंटेंट्स हमारे हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया इन यमुना रिवर, सेकंड है जोयकली मटर टेम्पल, थर्ड है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट और फोर्थ हमारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन यमुना रिवर। देखते हैं यमुना में बहुत ज़्यादा अमोनिया की मात्रा पाई गई है तो उससे क्या रिलेटेड है हमारे पास। Delhi Jal Board, that is DJB, had to reduce water production capacity by 25% after high level of ammonia were detected in the Yamuna River। तो जो दिल्ली जल बोर्ड है, चूँकि आप सबको पता है कि दिल्ली में जो वाटर है वो सप्लाई के थ्रू ही आता है, बाकी दूसरी जगह की तरह मतलब हम टैप या फिर नल वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो दिल्ली जो जल बोर्ड है उसने अभी जो उसकी कैपेसिटी है उसको 25% कम किया है क्योंकि यमुना के पानी में ज़्यादा मात्रा में अमोनिया पाया गया है। व्हाट इज इट? अमोनिया है क्या? इट इज़ अ कलरफुल गैस एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाइज एंड अदर प्रोडक्ट। तो एक कलरलेस गैस है जिसमें कोई कलर नहीं होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल केमिकल फैक्ट्रीज में होती हैं जहाँ फर्टिलाइजर या प्लास्टिक का सामान या कोई सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, डाई हो या फिर इससे जुड़ी और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों होता है। इन इट्स ऑसियस फॉर्म इट इज कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो ऑसियस फॉर्म होता है उसमें इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ पंगेंट स्मेल। तो इसमें एक अजीब सा एक स्मेल होता है इसमें, मतलब चूंकि ये इनऑर्गेनिक है तो ऑब्वियस है जो स्मेल होगा वो काफी इरिटेटिंग पंजेंट सा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है हाउ डज इट अकर। तो ये आया कैसे? अमोनिया अकर्स नेचुरली इन द इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। तो जो अमोनिया है नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे डेड लीव्स, डेड एनिमल बॉडी या फिर इसी तरीके से चीजें जो होती हैं तो उनके मरने के बाद उससे ब्रेक डाउन से अमोनिया निकलता है। नेक्स्ट है इट इज लाइटर देन एयर। ये हवा से भी ज्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ अमोनिया, यानी कितना अमोनिया जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है यानी कि सही होता है, यानी उससे ज्यादा बढ़ने पर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज अबव 1 ppm इट इज टॉक्सिक टू फिशेज। इन ह्यूमन्स लॉन्ग टर्म इंजेक्शंस ऑफ वाटर हैविंग अमोनिया लेवल ऑफ 1 ppm और अबव में कॉज डैमेज टू द इंटरनल ऑर्गन। तो जैसा कि कह रहा है कि जो 1 ppm होता है यानी 1 पार्ट पर जो मिलियन होता है द वाटर का जो ड्रॉप्स होते हैं तो उसमें जो 1 होता है वो फिशेस के लिए काफी हानिकारक होता है और वो 1 ppm अगर ह्यूमन को कंटिन्यूसली पानी के तौर पे दिया जाए तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे वो कहीं ना कहीं डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है यमुना रिवर। द रिवर यमुना इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। तो जैसा आप सबको पता है कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यानी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। इसके बाद हमारा सोन नदी आता है। ओरिजिन कहां से होती है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर द बंदरपुच पीक्स इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयाज इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो कहने का मतलब है कि उत्तराकाशी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो जो ये यमुना है ये निकलती है, सबको पता है यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ एक पीक है मसूरी के पास, तो वहां से निकलता है जो हिमालय के उत्तराकाशी वाला जो पोर्शन है वहां से निकलता है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है इट मीट्स द गंगाज दी संगम इन प्रयाग उत्तर प्रदेश आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। तो ये जाके गंगा में मिलती है और प्रयागराज में सबको पता है कि जो इलाहाबाद पुराना नाम था तो वहां पे ये संगम फॉर्म करता है उत्तर प्रदेश में। आफ्टर उसके बाद ये मतलब उत्तराखंड के बाद मतलब जहां जहां बहती है उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, तब आके लास्ट में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा से मिलके संगम बनाती है। नेक्स्ट है इसके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी यमुना की। तो इसमें सबसे पहला चंबल है, फिर सिंध है, बेतवा है और केन है। तो सबसे बड़ी नदियां हैं यही जो सहायक नदी है यमुना की।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जॉय कली मदर टेम्पल, देखते हैं क्या है ये। तो इसमें सबसे पहला है इंडिया इनॉग्रेटेड द रिकंस्ट्रक्शंस जॉय कली मदर टेम्पल एट नातौर इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एक जॉय कली मदर टेम्पल है, तो वहाँ इंडिया ने कहा है, हाल ही में कहा कि उसको दोबारा से बनाएगा। अभी टेम्पल है क्या, इट वॉज बिल्ट अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर बैक इन द अर्ली 18th सेंचुरी इन बाय द श्री दयाराम रॉय। तो 300 साल पहले लगभग 18वीं शताब्दी में इसको श्री दयाराम द्वारा बनाया गया था। सॉरी 300 नहीं, 200 साल हो गया, मिस्टेक हो गया होगा। सेकंड है, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल दीवान ऑफ क्वीन बहानी ऑफ नातौर इन द फाउंडर ऑफ दिघपातिया रॉयल फैमिली। तो ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल दीवान थे, यानी मतलब इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो यहाँ की महारानी थी क्वीन बहानी ऑफ नातौर, जिन्होंने जो दिघपति जो रॉयल फैमिली है उसकी मतलब उनसे बिलोंग करती थी, तो वहाँ बहुत बड़े दीवान थे। नेक्स्ट the MOU for the reconstructions of the temple at Lal Bazar Natur was signed between India and Bangladesh in 2016। तो 2016 में ये जो मंदिर है, जो लाल बाजार नातुर एक इलाका है वहाँ पे बांग्लादेश में, तो वहाँ पे जो है तो 2016 में इसको बनाने के लिए लेके एक जो MOU था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड grant assistance for the reconstructions of the historic temple under its high impact community development project, that is HICDP scheme। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब भारत सरकार ने कहा था कि बहुत अच्छा असिस्टेंस देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे प्रोवाइड कराएगी ताकि जो मंदिर है उसको दोबारा से बनाया जा सके, और ये जो पैसा देगी ये HICDP जो है, जो हमारा हिस्टोरिक टेम्पल अंडर इट्स हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, तो इसके अंदर ये ग्रांट दिया जाने वाला है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ग्रीन एजी प्रोडक्ट यानी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देखते हैं क्या है इसमें। द यूनियन गवर्नमेंट ऑन July 28, 2020 launched the Green AG project in Mizoram to reduce the emission from agriculture and ensure sustainable agricultural practices। तो हमारी जो केंद्र सरकार है उसने जुलाई 28, 2020 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसका नाम था ग्रीन एजी यानी ग्रीन एग्रीकल्चर। ये शुरू हुआ था मिजोरम से, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो एमिशंस होती हैं, बेसिकली अगर बात करें हम चावल की खेती, तो उसमें अमोनिया निकलता है, मीथेन गैसेस निकलती हैं। तो इन तरीके की जो गैसेज हैं इनको ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है कि कम किया जाए, एग्रीकल्चर जो एमिशंस है कम हो। एक जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, सतत किसान मतलब खेती, तो उसको फॉलोअप किया जाए। अभी प्रोजेक्ट है क्या, तो सबसे पहला इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी while the Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare DAC and FW is the National Executing Agency। तो जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है इसको जो फंड दिया जा रहा है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो था GEF वो इसकी फंडिंग कर रही है। साथ ही साथ जो इसको देखने का नेशनल लेवल पर अगर बात करें तो DAC एंड FW जो हमारे डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ऑफ फार्मर वेलफेयर, तो ये इसको देख रहा है। नेक्स्ट है अदर की प्लेयर्स इन्वॉल्व इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन आर पुअर एंड FAO है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, FWR हो गया, तो D आप कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा उसको। तो FAO और जो हमारा MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये दोनों मिलके अलग ये दो एजेंसी भी इसमें शामिल है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगले स्लाइड की तरफ। The project seeks to integrate biodiversity, climate change and sustainable land management objectives and practice into the Indian agriculture। तो जो प्रोजेक्ट है हमारा ये इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी, कहने का मतलब एक जो रिदम होता है यानी कि मिला जुला एक जो सामंजस्य होता है बायोडाइवर्सिटी का, तो वो इंक्लूड है, क्लाइमेट चेंजेस इंक्लूड है एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य, और जो भी इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है तो इन सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में शामिल है। नेक्स्ट हमारा द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू अचीव मल्टीपल गोल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इन इट एटलीस्ट 1.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड 5 लैंडस्केप्स विद अ मिक्स्ड लैंड यूज सिस्टम।
तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा डिजाइन लाया गया जिसमें मल्टीपल गोल्स है एनवायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, उनको अचीव करने का एक टारगेट सेट किया गया। लगभग 1.8 मिलियन जो हेक्टेयर है हमारा जो जमीन और लैंडस्केप्स जो और भी अवेलेबल है हमारे पास, कहने का मतलब है। तो ये सारी चीजें मिक्स करके एक लैंड यूज सिस्टम की भी तैयारी इस प्रोजेक्ट के अंदर की गई है। अगला है, इट एम्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 1,04,070 हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स अंडर सस्टेनेबल लैंड यूज एंड वाटर मैनेजमेंट। तो उसमें लगभग जो 1,04,070 हेक्टेयर जो फार्म्स हैं, जो जमीनें हैं खेती करने वाली, तो उसको सस्टेनेबल लैंड यूज के अंदर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में लाए जाने की एक एम सेट की गई है। नेक्स्ट है, द पायलट प्रोजेक्ट इज सपोज टू एंड ऑन March 31, 2026 इन ऑल स्टेट्स। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको ये माना जा रहा है कि लगभग March 31, 2026 तक इसको सभी राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लागू कर दिया जाएगा और कंप्लीट कर दिया जाएगा। लास्ट है, अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। तो इस प्रोजेक्ट में ये जो 4 राज्य हमारे लगभग शामिल, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, देखते हैं क्या है इसमें। Recently in Israel, team led by a high-ranking research and development defense officials arrived in Delhi with a multi-pronged mission। तो ये एक ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस जो है, तो इजराइल की एक टीम है जो हाई रैंकिंग की है, रिसर्च R&D से जुड़ी है, डिफेंस ऑफिशियल से। तो हाल ही में दिल्ली आई है और इसके कई सारे मिशंस के मतलब उसके लिए आई है। अभी ऑपरेशन है क्या, व्हाट इज इट? ऑपरेशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल टू जॉइंटली कंडक्ट ट्रायल्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड फॉर द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोरोना वायरस इंजेक्शन। तो जो ऑपरेशन है ये जो इंडिया और इजराइल के बीच एक तरह से जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, जो ट्रायल करेगी, इफेक्टिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद करेगी, ताकि जो भी अभी जिस हिसाब से आपको पता है कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, तो उसको देखते हुए उस तरह के इंजेक्शंस और उससे जुड़ी चीज़ें भी बनाने के लिए काम करेगी। नेक्स्ट है, द कोऑपरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स शेयरिंग द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो इस कोऑपरेशन में जो बहुत इफेक्टिव यानी कि जो बहुत ही संतोषजनक ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी एक तरीके से करने की बात की गई है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट डेवलप किया जाएगा जिससे मतलब कोरोना वायरस के पेशेंट है वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो कहीं ना कहीं इस कोऑपरेशन से दोनों कंट्रीज को काफ़ी फायदा है। ऐसा नहीं कि अकेले इंडिया में ही कोरोना वायरस है, पूरे विश्व भर में इस समय सभी कोरोना वायरस से परेशान है। तो इससे सबको एक पूरी कम्युनिटीज़ को कह सकते हैं ओवरऑल कम्युनिटी बेसिस पे सबको बेनिफिट इससे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।